हेलो बच्चों। जैसे कि हमने बताया था आपको कि 2029 से शुरू कर देंगे कि न्यू टॉपिक जो होगा। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल था। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो क्या आप बता पाएंगे कि एटम क्या होता है? हमने पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जो एलिमेंट है, एलिमेंट हर एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं। तो एटम क्या है? तो देखिए, आज तक हमें कितने एलिमेंट नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, सारे एलिमेंट किसी न किसी एटम से बने हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ठीक है, अब ये एलिमेंट से क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो ये मैटर क्या है? मैटर इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल या मैटर। ठीक है, तो एटम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में कौन बताया था? बताइए फटाफट, सबसे पहले कौन बताया था एटम के बारे में? भूल गए, भूल गए। बताए थे, कौन बताया था? एक इंडियन ने बताया था। कौन इंडियन? महर्षि कनाद ने बताया था। कौन? महर्षि कनाद। क्या बताया था महर्षि कनाद ने? क्या बताया? मैटर इज ए नॉट कंटिन्यूअस। क्या बताया? मैटर इज ए नॉट कंटिन्यूअस एंड made up of small tiny particles named as परमाणु। महर्षि कनाद का है। ठीक है, क्या बताया? परमाणु। महर्षि कनाद ने क्या बताया? परमाणु। ठीक है, अब देखिए, अब इस परमाणु में, परमाणु कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। कौन सा है? संस्कृत, जो हम संस्कृत बोलते हैं। इस संस्कृत वर्ड में परमाणु का मीनिंग क्या है? परमाणु। ठीक है, अब देखिए, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे। परम मीन्स, परम क्या है एंड अणु क्या है? देखिए, परम एंड अणु, आपल्या घराच्या शेजारी राहणारे अणु नाही, इकडे लक्ष द्या। ठीक है, परम मीन्स क्या है? फाइनल, या इसे कहा जाता है अल्टीमेट। एंड अणु मीन्स पार्टिकल। अणु मीन्स क्या है? पार्टिकल्स। तो अब ये कुल मिला के एटम क्या हुआ? एटम इज ए स्मॉलेस्ट टाइनी अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम की डेफिनेशन क्या बनी अब? स्मॉलेस्ट टाइनी अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन एज एटम। क्या अब लिख पाएंगे डेफिनेशन एटम की? लिख पाएंगे कि नहीं एटम क्या होता है? देखिए, अब लिख पाएंगे एटम की डेफिनेशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट indivisible ultimate particle of matter known as atom। ठीक है, क्या ये एटम है? ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो महर्षि कनाद, तो एक क्या था? वो एक फिलोसोफर थे। इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो इनके बाद कौन आए थे? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने भी बताया था कुछ, लेकिन वो भी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। उनके बाद कौन आया? डॉल्टन। कौन आए? जॉन डॉल्टन। ठीक है, तो क्या बताया जॉन डॉल्टन ने? देखिए,
एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, किससे डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड, कौन सा? एटमॉस, कौन सा वर्ड? एटमॉस। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें एटमॉस को, ए एंड टॉम। ए का मतलब होता है नॉट एंड टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अब इसे जोड़ दो, नॉट डिविजिबल को ये हो जाएगा इंडिविजिबल, यानी कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम क्या है? एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल। पहले तो मर्शगनाथ ने क्या बताया था? एटम इज ए इंडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन एज एटम। ठीक है, तो अब देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्या दी है। ठीक है, अब देखिए, चलो शॉर्ट में देख लेते, क्योंकि हमने ये 9th 10th में पढ़ चुके हैं सारे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप था, रिवाइज कर लिए। क्या एटम? एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉट डिविजिबल। इसका मतलब क्या है? नॉट टू कट, यानी कि नॉट डिविजिबल। एटम इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस 3 फंडामेंटल पार्टिकल से जो बना वो क्या है? एटम है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन प्रपोज थ्योरी ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अभी आपको बताए थे क्या है? इंडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल, ये वर्ड याद रखना है, इंडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन एज एटम। क्या है ये? एटम। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? देखिए, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट डिवाइड फर्दर। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एटम इज ए इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है। सेकेंड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट इंप्लाइज दैट द केमिकल रिएक्शन इज सिंपल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड रिमेन सेम आफ्टर द केमिकल रिएक्शन बिफोर। यानी कि देखो, ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, फिर क्या होता है? सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम। एक एटम जाएगा, मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो, A प्लस बी, क्या बनेगा? AB बनेगा। ठीक है, यानी कि ये A एटम है, ये ऐसे ही रहेगा, B एटम तो रहेगा। मान लो सोडियम प्लस क्लोरीन की रिएक्शन कर रहे हो, क्या बन जाएगा? NaCl, ना कि यहाँ पे मैग्नीशियम बन जाएगा। यानी कि एटम जो है, सोडियम का एटम सोडियम ही रहेगा, क्लोरीन का क्लोरीन ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। कौन से? शेप, साइज एंड मास। देखो, सेम एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर होते हैं। कौन से? शेप, साइज एंड मास में। ठीक है, ये गलती हुई थी, ये गलती को माना गया था आगे जाके आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या गलती की डाल्टन ने। डाल्टन की गलती यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी आइसोटोप्स। देखो, कौन दिया था? बाय हेनरी बेक्वेरेल। आइसोटोप्स एंड बाय आइसोबार। अब जब देखो, अब सेम एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर तो नहीं होंगे ना। जैसे कि अगर आप ले लो, ठीक है, अगर हम यहां पे ले ले कार्बन, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक मास साइज शेप सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, C12, C13, C14। कहां पे मास तो सेम नहीं हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है।
ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन का भी यही हाल है, ऑक्सीजन का O16, O17, O18, मास नंबर तो चेंज हो गया, ये हो गया आइसोटोप्स। अब आइसोबार क्या है, देखिए आइसोबार यानी कि क्या, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि एर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सारे का 40-40 मास होगा, ठीक है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम इन मास नंबर, तो ये नहीं है, ये क्या है, आइसोटोप्स है, तो ये भी नहीं है, यानी कि थर्ड वाला, लास्ट वाला पोस्टुलेट्स गलत था, यही बताया गया है यहां पे, ठीक है। और एक गलती हुई थी, और एक गलती कौन सी थी, ड्रॉबैक्स में सेकंड ड्रॉबैक्स क्या था, एटम्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं, कहां पे, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम डिस्ट्रॉय होते हैं कहां पे, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन से, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो, हीलियम की रिएक्शन अगर बेरिलियम के साथ कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये 4 और यहाँ पे 9 2 4 मास नंबर, ये बन जाएगा कार्बन C12O6 प्लस एक जो प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बचेगा, वो न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ पे बताया गया एटम को क्रिएट नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे तो क्रिएट भी हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। हीलियम और बेरिलियम को जोड़ लिया हमने, क्या बन गया, कार्बन बन गया, यानी कि यहाँ पे एटम, हम कार्बन का एटम क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हीलियम और बेरिलियम को डिस्ट्रॉय किया है, ये भी क्या है, गलती है, ठीक है। अब देखते हैं, सब हो गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि हमने ये 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, ठीक है। चलो, सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, इतना पता है हमें, ठीक है। तो आज हमें इतना सारी चीजें पता है, लेकिन डिस्कवर कैसे हुआ है वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। चलो, during 19th century lead to idea that the atom was no longer indivisible। 19th century तक indivisible, वहां तक indivisible नहीं रहा, डिविजिबल कर दिया गया। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए हैं, वन बाय वन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है वो देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, ये क्या है, आप जो फिगर देख रहे हैं ये है डिस्चार्ज ट्यूब, इसे और ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। इस साइड से पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि एनोड जोड़ देते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव यानी कि कैथोड जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो सोर्स ऑफ, ये यानी कि यहाँ से अगर चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ से अभी चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये चार्ज जाएगा, ये चार्ज जाएगा, ये चार्ज जा रहा है, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि गैस ट्यूब है, ये पूरा गैस है, और यहाँ पे ना एक एनर्जी का सोर्स दिया होता है, हाई टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि देखो एट लो टेम्परेचर गैसेस आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बट एट हाई टेम्परेचर गैसेस आर कंडक्टर। तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर कम करना है। अब अगर हम इस साइड से निगेटिव चार्ज पास करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन है, एनोड है। अब यहाँ से अगर एनोड की तरफ ये चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से चार्ज होंगे, ये होंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ था, नाम तो बाद में दिया गया था, पहले समझ लो कि क्या है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा,
अब अगर कोई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कौन सा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एनोड एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या होगा, निगेटिव, और उसी निगेटिव चार्ज को कहा गया इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था, जे.एस. टोनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने, याद रखना है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। अब यहाँ पे इतना तो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे कैथोड रे पास किया, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या है, वो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन की वो देखते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन की, चलो बताइए। पढ़ा है 9th-10th में, नहीं पढ़ा, बताओ फटाफट। सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल सोर्स अलाइक हैविंग आइडेंटिकल मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम all sources alike having identical mass, इलेक्ट्रॉन को मास होता है। सेकेंड क्या है, दे आर constituent part of ऑल एटम। विदाउट इलेक्ट्रॉन का कोई एटम नहीं होता है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, रिमूव कर दिया जाए वो एटम नहीं है क्या, अरे वो तो एटम है, लेकिन न्यूट्रल एटम में तो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कितना होता है मास, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 the mass of hydrogen atom। यानी कि कितना हो गया, 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये कैसा है हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रख लो। और क्या है, चार्ज है कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हाँ चार्ज होता है कितना, एन इलेक्ट्रॉन कैरीज यूनिट निगेटिव चार्ज, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज यानी कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखते हैं मास इतना कहां से आया, ठीक है। चलो अब देखिए, हो गया, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड बाय आर.ए. मिलिकन्स विद द हेल्प ऑफ फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम देखते हैं अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी क्या है, ठीक है, पहले समझ लो कितना है, फिर कैसे कैलकुलेट किया गया वो देखते हैं। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन बताया था, आर.ए. मिलिकन्स, कौन से एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। कितना होता है चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, या 4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो इतना चार्ज पता हो गया हमें, C by m चार्ज बाय मास वैल्यू इज कांस्टेंट, कितने होते हैं चार्ज बाय मास वैल्यू, इतने होते हैं 1.67 इंटू 10⁸, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, आ गया जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं कि मिलिकन्स और ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है, ठीक है, कैसे चार्ज कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। उससे पहले
डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड चार्ज मास ई बाई एम रेशो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो। ठीक है, ये कौन किया था? ये जे थॉमसन ने किया था, जो पहले एक्सपेरिमेंट करके ई बाय मास रेशो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी पढ़ा है हमने कितना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है? 9.102 इंटू 10⁻31 kg। 131 हो गया, यहाँ पे है, ध्यान देते रहना है। 31 kg। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻8 कूलम। ये आ जाएगा ई बाई एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज बाय मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए कितना होगा? H प्लस आयन प्रोटॉन के लिए ई बाई एम रेशो कितना होगा? कितना होगा? 96,500 डिवाइडेड बाय 1.008। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये आ जाएगा किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्कस किए थे, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। देखो मिलिकन्स ने क्या किया है, मिलिकन्स ने क्या किया है, एक एटोमाइजर वाली मेथड ली है। ठीक है, कौन सी? एटोमाइजर, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एटोमाइजर यानी कि क्या? एटम, एटम दिखाई दे रहा है, एटम, एटोमाइजर देखो, एटम का साइज यानी कि एटोमाइजर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कैसे वर्क करता है। चलो, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। ये है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अब देखो यहां से ना, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं यहां से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा ये अंदर यहां पे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक ड्रॉप 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 आ रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा नीचे, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या करेगा, यहां से भी नीचे आ जाएगा इसे। ठीक है, अब ये है एटोमाइजर, यानी कि एटम के साइज का, एटोमाइजर, एटम के साइज का क्या है, एटम का साइज यानी कि एटोमाइजर। ठीक है, यहाँ पे टेलीस्कोप लगाए कि इतना स्मॉल है ना कि हम देख सके, इसलिए यहाँ पे टेलीस्कोप लगाए। ये वन ड्रॉप वन ड्रॉप वन ड्रॉप आता है, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये कितना, एक चार्ज ऑयल ड्रॉप, यानी कि एक ऑयल का ड्रॉप एक एटम के साइज का गिर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये क्या, ये एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया था मिलिकन्स ने, और क्या किया है मिलिकन्स ने, कितना कैलकुलेट किया है वो देखते हैं। ठीक है, हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। ठीक है, मिलिकन्स मेजर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। दिस मेथड एन एटोमाइजर, सम ऑफ विच पास थ्रू एन ओपनिंग इनटू वीवर चैम्बर। ऊपर से हम जब पास करेंगे तो नीचे आ रहा था। ठीक है, अब देखो मिलिकन्स फाउंड दैट, मिलिकन को मिला, क्या मिला, हमें तो चार्ज पता है ना। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻19। अब ये वैल्यू पता होने के बाद हम क्या इलेक्ट्रॉन का ई बाय चार्ज बाय मास रेशियो निकाल सकते हैं? निकल है ना, अभी कितना आया था, 1.76 इंटू 10⁻8 आ गया ना। ठीक है, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ई बाई एम रेशो कितना है, 1.67 इंटू 10⁸8। अब ये सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9.104 इंटू 10⁻31 kg। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैल्यू है कितनी, बहुत स्मॉल है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास। ओके, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
डिस्कवरी ऑफ सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? किसने एक्सपेरिमेंट किसने किया? ई गोल्डस्टेन। लेकिन नामकरण नहीं कर पाए भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत जगह पे गलती हो जाती है, आपको कभी कभी गूगल बाबा की गलत आंसर दिखाता है। ई गोल्डस्टेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नहीं किया है। डिस्कवर किसने किया? ये तो डिस्कवर किया था, ये तो क्या बताया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या, वो नाम नहीं दे पाया। नाम कौन दिया है? रुदरफोर्ड ने। याद रखना है, नाम दिया है रुदरफोर्ड ने। ठीक है, अब देखो, गोल्डस्टेन नोटिस another ray traveling in a direction of opposite of that of cathode ray. ओके, गोल्डस्टेन क्या किया है? जस्ट वेट, अब यहां पे हम देते हैं पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, इसे जोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब अगर हम एनोड रे, ये कौन सा है? अरे अरे अरे, ये है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी कि पॉजिटिव रे है। अगर हम एनोड रे पास करते तो इस साइड से जाएगा। अब ये पॉजिटिव रे अगर निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एनोड रे अगर निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो कौन सा होगा? ये हो गया पॉजिटिव। अब ये गोल्डस्टेन ने तो इतना बताया कि ये पॉजिटिव है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें तो हो गई सेम लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन ये नेम नहीं दे पाए। नेम किसने दिया था? नेम दिया है रुदरफोर्ड ने। याद रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ही कैनल रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इस कैथोड रे को ही कैनल रे कहा जाता है, और इसे ही पॉजिटिव रे कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बताया है। वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इतना पता है हमें, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर एनोड रे पास किया गया, और एनोड रे पास करने के बाद वो जाके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करने लगी, इसी वजह से उसे नेम दिया, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करने लगी। और वो जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करने वाली रे है वो रे होगी पॉजिटिव रे, और इसे नेम दिया गया बाद में प्रोटॉन। प्रोटॉन नेम दिया है ई रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन की? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी? सेम किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह। प्रोटॉन को डेफिनेट मास होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। फर्स्ट, इट हैज डेफिनाइट मास। कितना डेफिनाइट मास? यानी कि 1 AMU। 1 AMU कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि एक क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का मास, यानी कि हाइड्रोजन का मास। सेकंड क्या है? इट हैज, या चलो नहीं, इट पोजेसेस लिखते हैं। इट पोजेसेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितनी होगी? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा। ठीक है,
ये हो गया, क्या हो गया ये, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे है कैनल रे, एनल रे नहीं है, कैनल रे। ठीक है, यहाँ पे कैनल रे है, अगर आप नोट्स ले रहे हो तो ये है कैनल रे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन, अब तो एटम तो न्यूट्रल हो गए हैं ना, अब क्या बचा है? कुछ नहीं। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल, अरे सबको पता है ये। ठीक है, आप किसी को पता नहीं है ना, फिर सोच लो भाई साहब आप। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय चार्विक। अब चार्विक के दिमाग में ये आ गया कि भाई साहब अगर एटम में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप एटॉमिक मास ले रहे हो ना, तो अगर आप एटॉमिक मास ले लो, हीलियम का 4 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, तो मास तो डबल हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं कर रहे, प्रोटॉन को काउंट कर रहे, बाकी कोई ना कोई है ना जो एटम को हेवी बना रहा है। तो वो कौन है? न्यूट्रॉन है। कौन है वो? न्यूट्रॉन है। ये दिमाग में आया। अब ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर चार्ज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और प्रोटॉन को क्या चार्ज जीरो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सारे। ठीक है, तो क्या हो गया? एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो अब क्या जेम्स चार्विक के दिमाग में आ गया कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? बम्बार्डिंग ऑफ बोरॉन, किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। ये बेरिजियम हो गया, बेरिलियम है ये, याद रखो, बेरिलियम के ऊपर। ठीक है, तो क्या किया गया? बेरिलियम को ले लिया, जो अभी हमने देखा था कहां पे, न्यूक्लियर फ्यूजन में। बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 प्लस हीलियम ले लिया, हीलियम का 4, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? कार्बन 12 प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो, जब हम दो किसी एटम को जोड़ते हो तब जाके एक नया कुछ बन रहा है, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि एटम में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब देखो, चलो अब देखो, अब ये एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। अभी हमने प्रोटॉन में देखा था 1 एटॉमिक मास यूनिट आया कहां से? हम पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर? मोल कंसेप्ट। अगर नहीं हुआ है आपको तो इसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 AMU यानी कि कितना है? 1 AM यानी कि देखो, 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया? 1.667 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1 प्रोटॉन की। किसकी वैल्यू है? 1 प्रोटॉन की। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होता है, इसलिए एटॉमिक मास में क्या लिया जाता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ क्या लिया जाता है? न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें क्या है। चलो अब देखो, एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर यानी कि क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है क्या? एटॉमिक नंबर। एग्जांपल क्या? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। सेकेंड, ये बहुत बेसिक है,
एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास नंबर यानी कि क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक मास नंबर यानी कि क्या, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स, देखो समझो, न्यूक्लियॉन्स का मास यानी कि एटॉमिक मास नंबर, यानी कि न्यूक्लियस के आयन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर। यहां हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी negligible. So atomic mass is equal to mass of the sum of mass of proton plus neutron. Therefore A is equal to proton plus neutron. इसी से हम न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ओके, याद रहेगा। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कंसिडर एक्स कोई एक एटम है, जेड एंड ए यहाँ पे है, ये क्या है, एटॉमिक मास, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या है, कोई एलिमेंट्स या कोई एटम। अगर हम एग्जांपल ले ले, कार्बन को लिखना है तो 12 और 6, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C6 12। ये 6 इस साइड में मत लिखो जैसे कि ये दोनों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो 6 कार्बन एटम हो जाएगा, सारी आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा, ओके, बहुत बढ़िया। यही है, यहाँ पे यही दिया गया है, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटॉमिक मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोपिक एटम, इसे कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास, जो हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। ये 35.5 कैसे आता है, ठीक है। अब सारी इतनी छोटी छोटी चीजें डिटेल में नहीं होगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आप फॉलो करते रहिए, मोल कंसेप्ट में हो जाएगा, अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम हो गया। अब देखते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार क्या है। आइसोटोप्स यानी कि देखो, आइसोटोप यानी कि क्या, एटम ऑफ द एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से H1, H2 एंड H3। एंड देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2, 3। प्रोटियम ये है प्रोट्रियम, H2 यानी ड्यूटेरियम, H3 यानी ट्रिटियम। क्या क्या हो गया, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। और अगर आप कार्बन का ले लो तो कार्बन के भी कितने आइसोटोप्स है, 3, C12, C13, C14। आइसोटोप्स यानी कि द एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास। अब देखते हैं आइसोबार। आइसोबार यानी कि द एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, यानी कि वो होता है आइसोबार। एक मिनट, चलो हो गया। अब आइसोबार, अब ये ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे दिया है ना, सेम
मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर 40 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जैसे कि 18, 19 और 20 है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना आइसोटोप में, यानी कि एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, दोनों है। यहाँ पे क्या है, द एटम सेम, द एटम विथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि आइसोटोन्स। जैसे कि आप सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन में देखो एटॉमिक नंबर 14, यानी कि प्रोटॉन कितने हो गए 14 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। अब फास्फोरस ले लो, प्रोटॉन कितने हो गए 15, न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। सल्फर ले लो, प्रोटॉन कितने हो गए 16, न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। तीनों केस में देख रहे हो तो 16 न्यूट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो उसे कहा जाता है आइसोटोन्स। ये है आइसोटोन्स। चलो अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है, वो देखते हैं क्या दिया है। गिव वन एग्जांपल ऑफ डायआइसोस्फीयर। डायआइसोस्फीयर यानी कि क्या, सेम नंबर, देखो डायआइसोस्फीयर आर द सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे कहा जाता है डायआइसोस्फीयर। देखते हैं कैसे। चलो अब हमें दिया है, देखते हैं पोटेशियम एंड फास्फोरस। देखो पोटेशियम एंड फास्फोरस, पोटेशियम का जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो गया 1। देखो 49 मास है, ठीक है, 39 माइनस 19, नहीं ये आ जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने आ गए 20 न्यूट्रॉन माइनस 19 प्रोटॉन, डिफरेंस कितना आ गया 1। अगर हम यहाँ पे ले फास्फोरस का, फास्फोरस का एटॉमिक मास नंबर 31 माइनस 15 कितना आ गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना आ गए 16 माइनस 15 प्रोटॉन कितना आ गया 1। यानी कि दोनों केस में देखते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन की संख्या एक आती है, ये हो गया डायआइसोस्फीयर। ठीक है, डायआइसोस्फीयर यानी कि सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसे कहा जाता है डायआइसोस्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब लास्ट बचा है न्यूक्लियर आइसोटोमर। न्यूक्लियर आइसोटोमर यानी कि क्या है, डिफरेंट, देखो डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट एटम विच आर रेडियो एक्टिवली डिफरेंट न्यूक्लियर आइसोटोमर। एग्जांपल यूरेनियम के जैसे क्या होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियर आइसोटोमर होते हैं। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए। अब नेक्स्ट क्या बचा है, एटॉमिक मॉडल। कौन से थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और उसके आगे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, अब जुड़े रहिए, प्रॉब्लम भी आगे करते रहेंगे। 3-4 पार्ट में वीडियो होगा, आप कंटिन्यू किया करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जी मेंस और एडवांस के भी प्रॉब्लम हम साथ में ही सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।